हेलो एवरीवन, वेलकम टू 7th ऑफ जून करंट अफेयर्स। तो देखिए, आज के करंट अफेयर्स में हम लोग देखेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एनसीबी अरेस्ट 6 आफ्टर ह्यूज हॉल ऑफ एलएसडी एंड marijuana। तो एनसीबी ने यहाँ पे 6 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से एलएसडी और marijuana बरामद हुआ था। एलएसडी मतलब क्या होता है? लाइसर्जिक एसिड डाईएथिलमाइड। ठीक, अब यहाँ इसके बारे में आपको और जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ जानकारी ले लेते हैं एनसीबी के बारे में। एनसीबी क्या है? तो देखिए, एनसीबी रिफर्स टू नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स मतलब जो ड्रग डिपार्टमेंट को देखते हैं, जो ड्रग वालों को पकड़ते हैं, जो बेसिकली ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, हमारे युवाओं में जो नशा घोल रहे हैं, उनको पकड़ने वाला डिपार्टमेंट क्या है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कहलाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, जहाँ के आपको चित्र दिख रहा है, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में बात करता है। ये किसके अंदर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। इट डील्स विथ ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग, जैसा मैंने आपको कहा था, अंडर प्रोविजन। अब देखिए किस प्रोविजन के अंदर ये काम कर सकता है? तो इट इज़ अंडर प्रोविजन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो आपके मूड को क्या कर सकते हैं? एल्टर कर सकते हैं, आपके ब्रेन के फंक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं, आपके सोचने के परसेप्शन को बदल सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया? तो देखिए, इट वॉज इस्टेब्लिश ऑन 17th ऑफ मार्च 1986। तो 1986 को हम ये मान सकते हैं क्या, मतलब ये मानते हैं कि हमारा ये एनसीबी इस्टेब्लिश हुआ था। अब जो मेन न्यूज़ है, ज़रा उसके ऊपर एक नज़र मार लेते हैं। तो एक सेकंड, हाँ ये देखिए, तो जैसे मैंने आपको कहा था 6 लोग अरेस्ट किए गए हैं। ये रहे वो 6 लोग, 1 2 3 4 5 6। तो अब देखिए, ये 6 लोग हैं यहाँ पे बेसिकली। तो ये 6 लोग को यहाँ अरेस्ट किया गया, किस लिए? इनके पास से 2 चीज़ें बरामद हुई, एक था एलएसडी, एक था marijuana। दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। एलएसडी, जैसा मैंने अभी आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी, लाइसर्जिक एसिड डाईएथिलमाइड। ये एक तरीके का एसिड होता है, नाम ही है लाइसर्जिक एसिड लिखा हुआ है, तो एक तरह का एसिड है। ये क्या होते हैं बेसिकली? ये साइकेडेलिक्स होते हैं। तो साइकेडेलिक्स क्या होते हैं बेसिकली? बस याद रखिए, साइकेडेलिक्स एक कैटेगरी है ड्रग्स में। यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ अ सेरोटोनर्जेनिक हेलुसिनोजेंस। क्या होते हैं ये? सीरोटोनर्जिक हेलुसिनोजेंस। ये पावरफुल साइको एक्टिव सब्सटेंसेज होते हैं। साइको एक्टिव सब्सटेंसेज मैंने आपको बता दिया था, जो बेसिकली आपके अल्टर कर दे परसेप्शन को, मूड को एकदम एक्टिवेट कर दे आपको। ये बेसिकली क्या होते हैं? ये नॉन टॉक्सिक होते हैं। याद रखिएगा, ये जो एलएसडी होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं? नॉन टॉक्सिक होते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, ओवर कंजप्शन करेंगे किसी भी चीज़ का, चाहे वो कितना भी नॉन टॉक्सिक हो, तो दिक्कत करेगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाता है? हार्ट अटैक भी आ सकता है अगर इसका ओवरडोज हो गया आपको तो। इसके बाद अगली एक साइको एक्टिव सब्सटेंस की बात करते हैं, ये marijuana। ये देखिए, यहाँ पे आप marijuana देख सकते हैं, बीड़ी बना के यहाँ पिया जा रहा है, ये marijuana यहाँ पे। अब ये marijuana के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो ये क्या है? ये एक ड्रग है। ये हॉस्पिटल में अच्छे कामों के लिए भी यूज़ होता है। रिलीजियस प्रैक्टिस, भांग वांग वगैरह बनाने में मदद करते हैं। हम लोग ठंडई में भांग वांग मिला के पीते हैं, तो बेसिकली वो यही marijuana का ही एक फॉर्म है। ये एक पेड़ से निकाला जाता है, इसका नाम है कैनबिस। कैनबिस के एक अंदर बहुत सारी उसकी स्पीसीज आती हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। हालांकि कैनबिस सताइवा की भी अलग अलग पार्ट से, जैसे रेजिन से, फ्लावर को ड्राई करके काफ़ी सारी चीज़ें इससे बना सकते हैं, जैसे चरस, गांजा, और यहाँ पे भांग। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे किससे बना सकते हैं? कैनबिस से बना सकते हैं। ठीक, अब कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको नहीं बताऊँगा। आगे देखते हैं। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आ गया है दोस्तों। 508 डिस्ट्रिक्ट्स इन कंट्री आर फ्री फ्रॉम मैनुअल स्कैवेंजिंग। मतलब कि हमारे पूरे इंडिया में कितने टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं? 766। 766 में से हम देखेंगे 508 डिस्ट्रिक्ट फ्री हो चुके हैं, किससे? मैनुअल स्कैवेंजिंग से। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है? पहले देख लेते हैं कितने डिस्ट्रिक्ट तब बच गए। तो यानी अब बचे हैं, माइनस करके देखेंगे तो आ जाएगा 258। ये 5 है, तो 250 ऐसे बचे हैं जिसके अंदर मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रही है। थोड़ा सा देख लेते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है। अगर आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे होंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। मैंने ओरिजिनल फिगर नहीं यूज़ किया। क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि बहुत सारे लोग उसको देख के मतलब ये कह सकते हैं मुंह बनाने लगते हैं, और बहुत सारे लोग को अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैंने ये एक रफ फिगर यूज़ किया है इस चीज़ को बताने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रोड है, ये देखिए, एक नाली है, गटर है, आप इसको गटर ही कहिए। एक आदमी इसके अंदर है, वो गटर साफ कर रहा है। अब समझ जाइए, इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ आपको मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होती है। ठीक, बेसिकली जो लैट्रिन, सीवर, गटर साफ करने वाले होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? मैनुअल स्कैवेंजर्स बोलते हैं। जाहिर सी बात है, मैनुअल स्कैवेंजिंग इज अ डेडली एक्टिविटी। अब डेडली एक्टिविटी तो है, क्यों है? अब देखिए, आप खुद सोचिए एक बारी बात। कोई एक बंदा है, वो कहाँ उतर रहा है? नाली में उतर रहा है, गटर में, सीवर में उतर रहा है। अब ये सीवर पानी खुद आपको दिख रहा है कितना कंटामिनेटेड है। अब इसमें कुछ कहने की बात नहीं। एक तो वो कंटामिनेटेड पानी, ऊपर से उस कंटामिनेटेड पानी में से टॉक्सिक गैसेज निकल रही हैं। ये अंदर जाके करेगा। ये तो अभी आपको बाहर बाहर दिख रहा है, कभी कभी आप देखेंगे पूरा सर और अंदर तक जाता है, कभी यहाँ गर्दन तक पूरा रहता है। तो सोचिए, इतने ये उसकी पूरी बॉडी इस गंदे पानी के कांटेक्ट में आई, पहला।
पहला रीज़न, इस गंदे पानी के कॉन्टैक्ट में आई। दूसरा, इस आदमी जो आदमी है, इसी के अंदर क्या हो रही है, टॉक्सिक फ्यूम से, टॉक्सिक जो गंदगी है, गैसेज हैं, ये सब एंटर कर रहे हैं। तो मतलब बेचारा, तो उसकी हालत आप सोच सकते हैं कि कुछ पैसों के लिए उसके ऊपर माइक्रोबियल इन्फेक्शन प्लस टॉक्सिक फ्यूम दोनों के दोनों अटैक कर रहे हैं, और इस आदमी के लिए ये बहुत ज़्यादा क्या हो जा रहा है, डेथ का रीज़न बन जाता है। कई सारे मैनुअल स्कैवेंजर इसीलिए मारे जाते हैं। यहीं पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है एकदम क्लियर है, मैनुअल स्कैवेंजिंग इज अ डेडली एक्टिविटी, बिल्कुल डेडली एक्टिविटी। और क्यों है ये मैंने आपको अभी बताया। क्या इंडिया ने क्या किया है, इंडिया हैज़ बैंड मैनुअल स्कैवेंजिंग, लेकिन आपको कई जगह देखने को मिलेगा। हालांकि अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरे ही डिस्ट्रिक्ट वाराणसी में आप देखेंगे मैनुअल स्कैवेंजिंग देखने को मिल रही है। और मैं आपको एक रियल एकदम डायग्राम दिखाता हूँ, जो मैंने आज ही फोटो लिया है, एकदम मेरे घर के पास से। मैं कुछ देर में आपको फोटो दिखाता हूँ, पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो देखिए, इंडिया ने बैन किया है मैनुअल स्कैवेंजिंग, किसमें, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट ऑफ 2013 में क्या किया है, मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन किया है। ये पहले देखिए लोगों की मेंटालिटी थी कि लोग ये कहते थे कि यार देखो, मैनुअल स्कैवेंजिंग का प्रैक्टिस कौन करेगा, लोअर कास्ट वाले करेंगे। राज्यसभा ने ये भी रिपोर्ट निकाली कि 90% जो भी मैनुअल स्कैवेंजिंग करने वाले लोग हैं वो कौन है, SC कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो देखिए ये गड़बड़ है, लोगों की पहले की मेंटालिटी चल रही थी, आज भी, लेकिन आप देखेंगे कहीं ना कहीं यही सच्चाई दिख रही है। आज के समय के जो मैनुअल स्कैवेंजर है वो लोग कास्ट से ही आ रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम है, उनको कहीं और अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, जॉब की दिक्कतें हो रही हैं, इसीलिए उनको क्या करना पड़ रहा है, मैनुअल स्कैवेंजर की तरह काम करना पड़ रहा है। हालांकि हर तरीके से देखा जाए तो ये आपका गलत है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा था, वो मैंने आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने अपने घर के पास से लिया है। इस इमेज को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप, आई होप शायद आपको ज़्यादा कुछ समझ में ना आ रहा हो, लेकिन आप ये देखिए, ये गंदगी, ये नाली वाली पूरा साफ़ हो रहा है। ये देखिए, एक सफाई कर्मचारी यहाँ बैठा हुआ है, देखिए एक दूसरा सफाई कर्मचारी यहाँ देख रहे हैं, और यहाँ देखिए ये लोग तो बाहर बाहर है, लेकिन अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो इधर ज़रा ध्यान दीजिए, ये नाली के अंदर एक आदमी है। ये देखिए, यही एक मैनुअल स्कैवेंजर की तरह यहाँ काम कर रहा है। तो देखिए, ये मैं आपको वाराणसी के वो दिखा रहा हूँ कि मैनुअल स्कैवेंजर की तरह ये काम कर रहा है। देखिए, काम है, लेकिन जो चीज़ बैन है उसको पूरे तरीके से क्या करना चाहिए, बैन करना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखिए, तो क्या मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए हमारे पास कोई मिशन है? बिल्कुल है। देखिए, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज हम लोग एक गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया है, और एक स्टेप है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, नमस्ते स्कीम। तो ये सारी चीज़ों से मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने की कोशिश की जा रही है, और आई होप जल्द ही मैनुअल स्कैवेंजिंग पूरे इंडिया से इरेडिकेट हो जाएगा। आई होप फॉर द सेम। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं बिना समय बर्बाद किए, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको भी यहाँ बताने जा रहा हूँ। देखिए, टॉपिक क्या है, बोला है कि ईरान अनवील्स हाइपरसोनिक मिसाइल दैट कैन कवर 1400 किलोमीटर। ईरान ने एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल निकाली है जो 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस कैरी कर सकती है, कवर कर सकती है। तो क्या ये न्यूज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बस इसको जानने के लिए जान लिया, हाँ ठीक है, ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल बताई, हमें इससे मतलब है मिसाइल्स। हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। तो एक बार ओवरव्यू मारते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल, मान लीजिए दिस हाइपरसोनिक, या कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल हो, दिस हाइपरसोनिक मिसाइल इज 5 टाइम्स फास्टर देन द साउंड स्पीड, यानी आवाज़ की गति से 5 गुना तेज गति किसकी है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स की। आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान है हाइपरसोनिक मिसाइल, ये देखिए आपके सामने हाइपरसोनिक मिसाइल है। अच्छा देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दिस हाइपरसोनिक मिसाइल देयर इज यूज ऑफ स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। क्या होता है ये स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो इसमें टर्बो जेट, राम जेट, स्क्रैम जेट, तीनों के बारे में अच्छे से बताऊंगा आपको। अच्छा, और क्या दिया है, देखिए एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम इज इंस्टॉल। बिल्कुल जाहिर सी बात है, स्क्रैम जेट हो गया, राम जेट हो गया, ये सारे इसी प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। टर्बो जेट भी कुछ इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि जितना हवा अंदर जाएगा उसी हिसाब से इनकी स्पीड बढ़ेगी। इंडिया में DRDO भी काम कर रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल्स पे, ये भी चीज़ याद रखिएगा, DRDO जो हमारा है वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स पे काम कर रहा है। ये देखते हैं, मैं आपको अब तीनों के बारे में बता देता हूँ कि टर्बो, राम जेट और स्क्रैम जेट जो यहाँ दिया है, तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है और तीनों कैसे कैसे काम करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने बहुत क्लियर एकदम आपके सामने यहाँ पे डायग्राम लाया है ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए, सबसे पहले आपके सामने क्या दिख रहा है, ये रहा टर्बो जेट, दूसरा वाला आप देखिए राम जेट, और तीसरा वाला आप देखिए स्क्रैम जेट। पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, टर्बो जेट कहाँ यूज़ होता है, तो टर्बो जेट एरोप्लेन्स में यूज़ होता है। याद रखिए, एरोप्लेन में बहुत लोग बैठे होंगे, बहुत लोग का भी सपना होगा, बहुत लोग नहीं बैठे होंगे, लेकिन देख लीजिए एरोप्लेन कैसे उड़ता है। अगर मैं बोलूँ एरोप्लेन का कोई कीमती चीज़ निकाल दीजिए जिससे एरोप्लेन उड़ ही ना पाए, तो आप बोलेंगे सर ये एरोप्लेन है, इसके बगल बगल में जो बड़े बड़े टर्बाइंस लगे होते हैं आप उसको हटा दीजिए, तब एरोप्लेन नहीं उड़ सकता। बिल्कुल सही बात है, उसी के बल पर एरोप्लेन उड़ रहा है। तो बेसिकली एरोप्लेन्स में जो जेट यूज़ होता है वो होता है टर्बो जेट। राम जेट और स्क्रैम जेट जो होता है, एक सेकेंड, हाँ,
राम जेट और स्क्रैम जेट जो होता है वो मिसाइल्स में यूज़ किए जाते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ये सब में यूज़ किए जाते हैं। अब थोड़ा सा फंक्शन को तुरंत समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिए 3 एरिया होता है, एक है कंप्रेशन, एक है कंबशन, एक है एक्सपेंशन। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये टर्बोजेट है, देखिए यहाँ से हवा अंदर आ रही है, जो मैं ब्लैक ब्लैक दिखा रहा हूँ वो हवा है मान लीजिए, ठीक है। तो हवा क्या हो रही है यहाँ पे देखिए, ये पहले बड़ा था धीरे धीरे करके छोटा हो गया, ये बड़ा था देखिए धीरे धीरे करके छोटा हो गया। तो जाहिर सी बात है हवा को कंप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, और जब यहाँ हवा को दबा के थोड़ा सा दबाया गया, यहाँ पे एक इग्निशन चेंबर होता है जहाँ पे बेसिकली स्पार्क, पेट्रोल, ईंधन ये सब दिया जाता है, जहाँ पे कंबशन हुआ, यहाँ पे कंप्रेशन हुआ, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा खोल दिया गया है, यहाँ देखिए थोड़ा सा खोल दिया गया है ब्रीथ करने के लिए इंजन को। तो हो क्या रहा है बेसिकली, ये हवा खींच रहा है, ये हवा खींच रहा है, और जितना तेज ये हवा खींच रहा है उससे कई गुना तेज ये हवा पीछे फेंक रहा है। सुनिए मैंने क्या कहा, को समझिए क्या कह रहे हैं, एक सेकंड मैं फिर आपको बता रहा हूँ। हाँ, मैंने ये कहा जितना तेज ये हवा खींच रहा है उससे ज़्यादा तेज ये हवा बाहर की तरफ फेंक रहा है, तभी तो एक पुश मिलेगा। आप खुद सोचिए, जितना मैं खींच रहा हूँ, जितना पीछे से फेंके, मतलब जितना पीछे से दबाव बनेगा उतनी ही तेज़ी से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जितना खींच रहा है उससे ज़्यादा प्रेशर से पीछे से ये एयर को रिलीज़ कर रहा है, ठीक। अगर इसी को और हमें अच्छा करना है तो मान लीजिए अगर मैंने इसका एरिया बढ़ा दिया तो हवा फेंकने की गति बढ़ जाएगी। आप खुद सोचिए, इतने में हवा फेंक रहा है जितना खींच रहा है, अगर मैंने यहाँ का चेंबर का साइज़ बढ़ा दिया, यहाँ का चेंबर का साइज़ बढ़ा दिया, तो ज़्यादा हवा अंदर आएगी, उससे ज़्यादा हवा बाहर फेंकाएगा, तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यही मिसाइल्स में यूज़ होता है। अब देखिए दूसरा वाला समझाने के लिए मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपके सामने एक राम जेट इंजन है। राम जेट इंजन में क्या हो रहा है, देखिए ये हवा आया, देखिए अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए स्पेस कम है, यहाँ देखिए कुछ इंजन वगैरह का पूरा एरिया है, एरिया बहुत ज़्यादा कवर किया गया है। यहाँ देखिए ये इसको थोड़ा सा पॉइंटेड बना दिया गया है, शार्प बना दिया गया है, जिसकी वजह से ज़्यादा स्पेस मिल रही है हवा आने को। देखिए ज़्यादा स्पेस मिल रही है हवा आने को, ये देखिए यहाँ ज़्यादा स्पेस है, यहाँ देखिए यहाँ ज़्यादा स्पेस है। जब ज़्यादा स्पेस मिलेगी हवा को आने को तो ज़्यादा हवा एंटर करेगा, और जब ज़्यादा हवा एंटर करेगा तो जाहिर सी बात है देखिए पीछे की तरफ भी ये एरिया खोल दिया गया है ताकि ज़्यादा तेज़ी से हवा बाहर निकले, और जितना तेज़ी से हवा बाहर निकलेगा, मैंने आपको बताया था स्पीड उतनी ही ज़्यादा तेज़ होगी। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आप स्क्रैम जेट को भी समझ गए। देखिए स्क्रैम जेट में इससे भी ज़्यादा पॉइंटेड किया गया है। अगर आप स्क्रैम जेट को और राम जेट में कंपेरिजन करें तो आप ये पॉइंटेड एजेस देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। इससे भी ज़्यादा पॉइंटेड इसको बनाया गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हवा अंदर आई, जितना ज़्यादा हवा अंदर आई उससे ज़्यादा तेज़ से फेंका। देखिए ओपनिंग एरिया भी थोड़ा सा बराबर बराबर मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ आप देखिए यहाँ पॉइंट कम है तो फेंकने के लिए हवा ज़्यादा है, और जितना तेज वो हवा फेंकेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी स्पीड होगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कंप्रेशन हुआ हवा का, यहाँ कंबशन हुआ गया, और जब कंबशन होगा तो जाहिर सी बात है ये एक्सपैंड करेगा, हवा बाहर की तरफ फेंकाएगी, और जिससे आगे की तरफ प्लेन हमारा पुश होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि हमारा राम जेट इंजन, स्क्रैम जेट इंजन, टर्बो जेट इंजन क्या होता है। आई होप आप याद रखेंगे चीज़ों को कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, ठीक है। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिए PDF और बाकी नोट्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।